गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके मैकेनिज्म। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, कहां से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, फ्रॉम एटमोस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और CO2 रिलीज करते हैं, जो क्या सेल हमारा प्रोड्यूस्ड करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या, रेस्पिरेशन, इसे नॉर्मली हम लोग ब्रीथिंग भी कहते हैं, ब्रीथिंग, श्वसन। तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, उस पैसेज को पूरा देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरे पैसेज को। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले ये देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होता है हमारा। तो सबसे पहले ये हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हमारा होता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, नेसल चेम्बर। फिर हमारा आता है इंटरनल नेरर्स। फिर हमारा क्या आएगा इसके बाद, नेसोफेरिंक्स। फिर हमारा आएगा फेरिंग्स। फिर आएगा हमारा लैरिंग्स। फिर हमारा आएगा ट्रैकिया हमारा पाइप होता है जो हमारा 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। फिर विंड पाइप ये होता है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी। तो ये हमारा 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ब्रोंकी। फिर यहाँ से देख लेते हैं। फिर हमारा इसके बाद क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर हमारा आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। फिर इसके बाद आएगा हमारा क्या, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गया। फिर हमारा आएगा एल्वोलर डक्ट, आर्ट्रिया, फिर हमारा आएगा एल्वोलर सैक होगा, यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट होगा, ओलर डक्ट, आर्ट्रिया, एल्वोलर सैक और लास्ट में हमारा आता है एल्वोली। तो ये आप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर आता है नेसल चैम्बर, फिर आता है इंटरनल नेरर्स, फिर हमारा आता है देखिए नेसोफेरिंग्स, फिर आता है हमारा क्या, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स,
फिर ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप होता है 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। फिर हमारा आता है ब्रोंकी जिसमें 3 पार्ट में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वोलर डक्ट, आर्ट्रिया, एल्वोलर सैक और लास्ट में आता है हमारा एल्वोली। इसमें से हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक, इस जगह तक, मीन्स कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिव जोन होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टिव जोन। क्या होता है हमारा कंडक्टिव जोन। और यहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वोली तक हमारा होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिव जोन और रेस्पिरेटरी जोन का क्या काम है, क्या फंक्शन है। कंडक्टिव जोन नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एयर को। तो इसमें ये क्या होता है कि हमारा ये जितने भी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हैं, यहाँ से हमारा एयर आता है जो बाहर से हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, वे क्या करता है इस पूरे पार्ट में एयर का आना, फॉरेन पार्टिकल को हटाना और उसके बाद एयर को, प्योर एयर को ह्यूमिडिफाई करना, इसका काम है कंडक्टिव जोन का। फॉरेन पार्टिकल हमारा जो एयर के साथ डस्ट आया, अदर ऑक्सीजन को छोड़कर अदर गैसेज आए, वे सब फॉरेन पार्टिकल हो गए, तो उसको क्या करता है ये हटाता है और उसको ह्यूमिडिफाई करता है। फिर उसके अंत में एक और इसका मेन काम है कि उस एयर को बॉडी टेम्परेचर में लाना, सबसे बड़ा इसका मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन का क्या काम है, रेस्पिरेटरी जोन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना। तो ये हमारा हो गया क्या, पूरा एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वोली तक पैसेज, ये आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट देखते हैं। तो आइए चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो इसको मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ हूँ। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। हमारा जो लंग्स होता है वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। अ पेयर ऑफ लंग्स इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। हमारा जो लंग्स है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। डबल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन से हमारा जो लंग्स है वो कवर होता है, जिसके आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और इनर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। इन दोनों पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच गैप प्रेजेंट होता है, इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इस गैप में फ्लूइड होता है जिसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जब हम लोग सांस इनटेक करते हैं और आउटटेक करते हैं तो ये फ्लूइड क्या करता है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड करता है। इसके अलावा ये देख लेते हैं कि हमारा जो लंग्स है, इससे ये जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है, हम पहले ही बता चुके थे कि लेफ्ट कैसे पहचानते हैं और राइट कैसे पहचानते हैं। तो स्लाइटली हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। अगर आप कभी भूल भी जाएं कि हमारा हार्ट किधर है, तो एक आप लोग पिक्चर देखे होंगे 3 इडियट, उसमें क्या बोलता है, ऑल इज वेल, क्या बोलता है, लेफ्ट की तरफ करता है। तो ये लेफ्ट की तरफ, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। इसके अलावा देखते हैं ये हमारा एपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये तो हमने बता ही दिया था, ये हमारा एल्वोली है, ये ब्रोंकियोल है, ये हमारा क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम हमारा डोम शेप्ड होता है, डोम शेप का है, गुंबद के आकार का डायफ्राम है। लंग्स हो गया, ये हमारा ब्रोंकस है। ये थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर हमारा लंग सिचुएटेड होता है, उसका पोजीशन क्या है, थोरेसिक कैविटी का पोजीशन हमारा देख लेते हैं। थोरेसिक कैविटी डॉर्सली, उसके डॉर्सली हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, और हमारा डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रली हमारा स्टर्नम होता है। एक बार हम समझा देते हैं इसी पर, आइए।
ये आप लोग बना ही लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो बैक करके देख लीजिएगा, स्टॉप करके बना लीजिएगा। ओके, थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है? डोर्सली कहाँ होता है? डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हमारा डोर्सली होता है। वेंट्रली आगे की तरफ, वेंट्रली हमारा क्या होता है? स्टर्नम। हमारा लेटरली पाया जाता है, लेटरली रिब्स होते हैं। और ऑन द लोअर साइड पे क्या होता है? लोअर साइड पे हमारा होता है डायफ्राम। तो थोरेसिक चैम्बर का सिचुएशन लोकेशन पता चल गया। हमारा क्या होता है? डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स और लोअर साइड में हमारा होता है क्या? डायफ्राम। तो ये हमारा थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर का लोकेशन है। हमारा जो लंग्स होता है उसमें आप देखी होंगी एल्वोली पाया जाता है। एल्वोली को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं लंग्स का, क्योंकि वही हमारा पार्ट लेता है मेन रेस्पिरेशन में। वही हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वही जंक्शन पे हमारा डिफ्यूज होता है, उसके द्वारा ब्लड में जाता है ऑक्सीजन और ब्लड से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर आता है। हमारा जो दोनों लंग्स हैं वे दोनों लंग्स को मिला के 300 मिलियन एल्वोली पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 300 मिलियन एल्वोली होते हैं। तो अब तो ये हमारा हो गया लंग्स के बारे में। अब लंग्स के अलावा हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो स्टेप होते हैं, दो स्टेज होते हैं। पहला होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कब होता है और एक्सपायरेशन कब होता है? इंस्पायरेशन जब हमारा लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो हमारा क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा। और जब हमारा लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो एक्सपायरेशन होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। तो इंस्पायरेशन में ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इससे आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगा, इससे आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन में होता क्या है? इंस्पायरेशन में सबसे पहले डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले हमारा डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। किस पोजीशन पे? इन दी एंटेरियो पोस्टीरियर रीजन। एंटेरियो पोस्टीरियर रीजन में हमारा थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारा रिब्स और स्टर्नम क्या करेगा? लिफ्ट अप हो जाएगा। रिब्स और स्टर्नम हमारा क्या हुआ? लिफ्ट अप हो गया, जिसके कारण हमारा क्या हुआ? फिर से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज किया। इस बार कहाँ इंक्रीज किया? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। सबसे पहले हमारा कहाँ इंक्रीज किया था?
एंटेरियो पोस्टीरियर रीजन, जैसे हमारा डायफ्राम क्या हुआ, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एंटेरियो पोस्टीरियर रीजन में हमारा क्या हुआ, सबसे पहले थोरेक्सी चैम्बर इंक्रीज किया। अब हमारा रिब्स किधर है, लेटरल साइड में, तो फिर रिब्स और स्टर्नम के जैसे ही हमारा क्या हुआ, रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हुआ तो हमारा क्या हुआ, थोरेक्सी चैम्बर क्या वॉल्यूम फिर से इंक्रीज किया, किस रीजन में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ओवरऑल ये इंक्रीज होने के कारण हमारा इंक्रीज किया, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गया ओवरऑल। फिर इसके थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज के कारण हमारा इंक्रीज किया पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया। पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज किया हमारा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया इंटर पल्मोनरी प्रेशर, लेस देन दी एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेयर का जितना प्रेशर है उससे हमारा इंटर पल्मोनरी प्रेशर उसका क्या हुआ, रिड्यूज हो गया। इसके रिड्यूज होने के कारण ये प्रेशर जो हमारा है कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण अंदर से फोर्स लगा जो क्या करेगा, आउटसाइड एयर को इनसाइड लाएगा। तो हमारा क्या हुआ, फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, हमारा लंग्स में एयर फोर्सफुली इंस्पायर हो गया। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है किसका, इंस्पायरेशन का। इसी के जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में कुछ करना नहीं है, यही फ्लो चार्ट का सेम अपोजिट है। हम बता देते हैं क्या होता है एक्सपायरेशन में। कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो एक्सपायरेशन में हमारा क्या होगा, डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जैसे ही हमारा डायफ्राम रिलैक्स करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा हमारा थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो हमारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल पोजीशन पे आने पे हमारा जो लिफ्ट अप हुआ था रिब्स वे भी क्या आ जाएंगे, नॉर्मली हो जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पे हो जाएंगे। फिर हमारा इसके नॉर्मल होने से हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या डिक्रीज करेगा, थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर हमारा डिक्रीज करेगा ओवरऑल और हमारा थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा उससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा क्या, इंटर पल्मोनरी प्रेशर। किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले हमारा अंदर का जो पल्मोनरी प्रेशर है वे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जिसके कारण हमारा क्या होगा, जो हमारा इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, आउटसाइड से इनसाइड आया था एयर, अब हमारा एक्सपायरेशन में क्या होगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सपायरेशन भी आप लोग समझ गए, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये नॉर्मल पोजीशन पे हमारा डायफ्राम आ जाएगा और धीरे धीरे सारा डिक्रीज करेगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, लास्ट में ये इंक्रीज कर जाएगा इंटर पल्मोनरी प्रेशर और एट ओवरऑल हमारा जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये हमारा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो चलिए आप लोग ये सारा समझ गए होंगे, इसे आप लोग बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, स्टॉप करके। तो चलिए जान लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और इसके कैपेसिटी के बारे में कुछ। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और इसका क्या कैपेसिटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले होता है हमारा क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अ पर्सन कैन नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर। कोई पर्सन जितना नॉर्मली इंस्पायर करता है या एक्सपायर करता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये हमारा कितना होता है, 500 ml। 500 ml होता है। इसके बाद हमारा आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम होता है, हम लोग इंस्पायर करने के बाद जब हम लोग सांस लेते हैं उसके अलावा कभी कभी हम लोग एडिशनल जो कभी कभी एक्स्ट्रा सांस लेते हैं, तो उस एडिशनल वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो हमारा एडिशनल वॉल्यूम होता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, तो उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जिसका वॉल्यूम कितना होता है 2500 to
3000 ml। उसी प्रकार एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या होता है, थर्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशनल वॉल्यूम आफ्टर अ पर्सन कैन एक्सपायर। वे एडिशनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जिस जो पर्सन एक्सपायर करने के बाद भी क्या करे, रिलीज आउट करे। जैसे हम नॉर्मली हम लोग सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़े उसके बाद भी जो एडिशनल हम लोग सांस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हमारा कितना होता है, 1000 टू, यहाँ देख लेते हैं, 1000 टू 1100 ml। अब आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये हमारा क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाए, लंग्स में बच जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। मीन्स कि हम लोग फोर्सफुल क्या कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में बचा रहे वॉल्यूम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना होता है 1100 से 1200 ml। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, फंक्शनल, नहीं ये रहने देते हैं, पहले आते हैं फिर क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिफ्थ क्या है हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारा, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, मीन्स कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितना हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर कर लें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब हम लोग के पास कितना कैपेसिटी है कि हम लोग सांस को खींच सके नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। तो ये हमारा कितना होता है, 3500, यहाँ लिख देते हैं 3500, ये आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, 3500 ml। 6 क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारा क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, नॉर्मल हम लोग क्या किए, सांस लिए, उसके बाद कितना हम लोग फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, सांस को छोड़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये कितना होता है हमारा, जोड़ लीजिए 500, मतलब 1500 टू 1600 ml, 1600 ml। ये हो गया 6। अब 7th आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम देख लेते हैं यहाँ पे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हम लोग क्या किए, नॉर्मल एक्सपायरेशन किए, तो जितना हम लोग का वॉल्यूम क्या हुआ, लंग्स में बच गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये हम लोग का टाइडल वॉल्यूम क्या था, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल हम लोग एक्सपायरेशन किए, जितना वॉल्यूम हम लोग का लंग्स में बच गया, ये हम लोग का क्या हुआ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये कितना होता है, इसको ऐड कर लीजिए। ये अप्रॉक्स आपका होता है 2200 ml टू कितना हो गया, 2300 ml। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी, 8 वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितना हम लोग फोर्सफुली क्या किए, एक्सपायर किए, सांस को छोड़े, उसके बाद कितनी हम लोग की कैपेसिटी है कि हम लोग इंस्पायर कर ले, मतलब सांस को ले ले। मीन्स कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितना हम लोग सांस को इंस्पायरेशन कर ले, एक मतलब सांस को ले ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो समझ में आया, वाइटल कैपेसिटी आफ्टर अ फोर्सफुली एक्सपायरेशन व्हेन वी इंस्पायर अ ऑक्सीजन या व्हेन वी इंस्पायर अ एयर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग एयर ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 4800 ml वाइटल कैपेसिटी हो गया। अब हम लोग का लास्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी, 9th टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हम लोग का मतलब कितना हम लोग की लंग्स की कैपेसिटी है, तो ये हम लोग का होता है 6000 ml।
तो ये आप लोग को फ्लो चार्ट समझ में आ गया क्या होता है हर एक चीज़। अब इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कैसा कैसा पूछा जाता है। इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे पूछ दिया हम लोग से क्वेश्चन कि वाइटल कैपेसिटी, ये देख लीजिए, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, अब ऐसे लिख देगा अगर वाइटल कैपेसिटी हमारा, तो वाइटल कैपेसिटी हमारा अगर लिख दिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हमारा वाइटल कैपेसिटी कितना हुआ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये टोटल हमारा हो गया। तो हमारा ये क्या हुआ, ये भी सही है। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी हमारा ये भी लिख देगा, जैसे हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी ये हमारा यहाँ तक हो गया, इसमें से हम माइनस कर देंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। इसके अलावा भी अगर वाइटल कैपेसिटी पूछना चाहे तो ये भी लिख सकता है, जैसे वाइटल कैपेसिटी हमारा ये भी लिख देगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये तीनों मिला के भी हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं इस फ्लो चार्ट से, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक ये भी देख लेते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी हम लोग का फंक्शनल क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। अब अगर हम लोग लिखते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ये पूरा वाइटल कैपेसिटी हो गया, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। या इसके अलावा अगर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी माइनस ये हमारा क्या होगा इतना, ये देखिए इतना हमारा क्या होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, तो ये भी हमारा क्या हो गया फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इस तरीके से इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अब हमारा क्या आता है, जैसे हम लोग इंस्पायरेशन कर लिए, हम लोग के लंग्स में एल्वोली में पहुंच गया एयर, उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है ब्लड में डिफ्यूज करता है हम लोग का ऑक्सीजन, और ब्लड में डिफ्यूज करने के बाद हमारा ब्लड से होते हुए कहाँ जाता है, सेल के पास, सेल से हमारा क्या होता है डिफ्यूज करके ऑक्सीजन जाता है सेल में, ऑक्सीजन हमारा यूज होता है, सेल यूज करता है कैटाबोलिक रिएक्शन में, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर डिफ्यूज होके कहाँ आएगा, हमारा ब्लड में आएगा, फिर ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा, एल्वोली पास, एल्वोली पास डिफ्यूज होके एल्वोली के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से हमारा क्या होगा लंग्स से, लंग्स के द्वारा होते हुए नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से द्वारा हुआ नोज से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है पूरा रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी और उसके मैकेनिज्म, और ये सारे जो प्रोसेस बताए हैं ये हमारा क्या हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक दो क्वेश्चन भी पूछना रह गया है, तो हम एक काम करते हैं पहले एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो इसे आप लोग बना चुके हैं, इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग शेयर लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए इसे, ताकि सबको हेल्प हो सके। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो आप लोग मन लगा कर तैयारी कीजिए और ध्यान से इसे पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए। दो क्वेश्चन पूछते हैं जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा,
लंग्स में जो एल्वोली होता है, या डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं एल्वोली, एल्वियोली। एल्वियोली जो होता है हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है एल्वोली, ये बोथ दोनों लंग्स में कितने होते हैं, इनके नंबर कितने हैं, व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो है थोरेसिक चैम्बर, इसका लोकेशन क्या है। बहुत अच्छे से हम बताए हैं, इसका लोकेशन बता दीजिए, इसका लोकेशन क्या है। और तीसरा हमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीसरा हमें बता दीजिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का वॉल्यूम बता दीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग आंसर दीजिए। अगर ध्यान से उसे समझे होंगे तो ये तुरंत आप लोग आंसर दे देंगे, और पीछे जाके देखना नहीं है। आप लोग ईमानदारी से इन तीनों का आंसर कमेंट में दीजिए, मैं देखता हूँ किसका किसका आंसर सही है। और आप लोग मन लगाकर तैयारी कीजिए और इसे लाइक और शेयर और कमेंट करते चलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। चलिए तो अब मैं चलता हूँ, थैंक यू।